उसको क्या होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी का एक्सेस होना चाहिए ऑल द टाइम। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इनफ फूड, वेरी इंपॉर्टेंट इनफ फूड। क्यों? क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमने अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज जो होती है उसमें हमने कैलोरीज का डिस्कशन किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको क्या दिया जाए, इनफ क्वांटिटी उनको मिलना बहुत जरूरी है। अब इनफ क्वांटिटी अगर उनको मिलती है तो वो बहुत ही एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सो दिस वाज द सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन गिवन बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब उसके बाद जो डेफिनेशन आया वो था 1983 में, जो हमने लिखा। किसने दिया था 1983 में? किसके द्वारा दिया गया था वो? वर्ल्ड डेवलप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो लिखिए FAO। ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी फुल फॉर्म्स में आ सकते हैं एमसीक्यूज में। सो FAO इज फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और उनके हिसाब से जो फूड सिक्योरिटी का डेफिनेशन दिया गया वो भी आप देखिए सेम ही बात बता रहा है, बट द टर्म्स आर यूज्ड डिफरेंट। के क्या करना है, एंश्योरिंग ऑल द टाइम ऑल द पीपल शुड गेट द फूड। अब उनको फूड क्यों चाहिए? क्योंकि फिजिकली एंड इकोनॉमिकली उनके जो भी बेसिक नीड्स हैं अगर वो फुलफिल होंगे तो वो अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सो आपका जो फिजिकल एंड इकोनॉमिक, मेंटली आप देखिए, फिजिकली आप देखिए, अगर आपको प्रॉपर क्वालिटी ऑफ फूड, प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोवाइड किया जाता है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। सो दिस वाज द फोकस गिवन इन 1983 डेफिनेशन। अब उसके बाद 1990 में जो सिंपल डेफिनेशन दिया गया था वो क्या बोल रहा है कि फूड सिक्योरिटी इज द एबिलिटी टू अश्योर। अब यहाँ पे थोड़े कीवर्ड्स को हमको समझना है। एबिलिटी टू अश्योर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एबिलिटी? कैपेसिटी, राइट? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया का कैपेसिटी है कि जितनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और वो ग्रोइंग पॉपुलेशन के डेफिनेटली फूड के नीड्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि इंडिया की एबिलिटी ही नहीं होती है कि इतने सारे पॉपुलेशन को आप फूड प्रोवाइड कर सको। तो हमको क्या करना है, अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है इंडिया को। किस चीज की कैपेसिटी बढ़ानी है कि लॉन्ग टर्म तक, मतलब सिर्फ एक दिन, एक महीना, एक साल खाना प्रोवाइड नहीं करना है, बट सालों साल तक लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम पूरी जो पॉपुलेशन है उनको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट क्वांटिटी फूड की सप्लाई कर सके। सो ये अगर आप 1919 का डेफिनेशन देखोगे, सो इट इज अ वेरी नाइस एंड इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द मोस्ट परफेक्ट डेफिनेशन आई शुड से, कि जो प्रीवियस ईयर के हमने डेफिनेशंस देखे 1983 के या 1986 के, उसमें इतने सारे की टर्म्स नहीं थे। सो यहाँ पे आपको कौन से की टर्म्स हाईलाइट करने हैं? एबिलिटी टू अश्योर, एबिलिटी को इंक्रीज करना है, लॉन्ग टर्म बेसिस तक करना है, मतलब सालों साल तक क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन को टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड मिलना चाहिए, राइट? सो दिस वाज द ऑल अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट ईयर्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फूड सिक्योरिटी। अब अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसके कुछ डायमेंशंस है ना। जैसे कि हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं, हमने HDI MPI में इंडिकेटर्स पढ़े थे, तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी में 4 जो डायमेंशंस हैं उसको हाईलाइट किया गया है। आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये उसके 4 की टर्म्स हैं। आई थिंक आप जब अपने पैम्पलेट में देखेंगे तो शायद आपको ये 3 ही पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंसी। सो यू शुड नोट डाउन ऑल. Once you note down, then I can start with the explanation. Availability, accessibility, affordability and self sufficiency. ओके, वर्ड्स बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कौन ट्राई करेगा एक एक वर्ड का मीनिंग बताना? सुजल, कैन यू ट्राई? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ फूड? यस मैम,
Yes, मैम please. जो हमारे पास फूड है उसका हम यूज कर सकते हैं, और हाँ. दूसरे जो फूड है उसका हम दूसरा जो प्रोडक्शन नहीं हुआ उसका यूज नहीं कर सकते। ओके. सो सुजल, तुम और एलोबरेट कर सकते हो कि अवेलेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अवेलेबिलिटी को अगर इंक्रीज करना है तो मैम जैसे कि हमारे पास कोई फूड ऑर्गेन्स नहीं है, उसको हम बाहर की दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके, और दिस दूसरी इज कंट्री में जो फूड नहीं है वो हम एक्सपोर्ट इंडिया से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अग्री. यस, एक्सीलेंट. सो यहाँ पे 3 वर्ड्स अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में हमने ऐसे 3 सर्कल्स किए थे. एक फ्लो चार्ट था जिसमें मैंने आपको बोला था कि या तो लोकली प्रोडक्शन इंक्रीज करो, या तो बफर स्टॉक में से हम यूज कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इंक्रीज कर सकते हो. कौन से 3 तरीके मैंने बताए? एक फर्स्ट क्या था कि भाई फूड प्रोडक्शन आप अपनी कंट्री में खुद ही बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो. दूसरा क्या करो, आप इंपोर्ट करो, या तो फिर आप बफर स्टॉक यूज करो. सो ये 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को इंक्रीज कर सकते हो. चलो जय, सेकंड टर्म का मीनिंग क्या है? एक्सेसिबिलिटी. हमें एक्सेसिबिलिटी मतलब जितना प्रोडक्शन है, जितना अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट के पास उतना सबके अवेलेबल एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए. ओके. सो एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंचना चाहिए. ओके. अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं कि जब हम ये एक्सेसिबिलिटी हम वर्ड आपके यू विल लर्न क्लास ऐप के लिए यूज करते हैं कि लाइक नाउ यू शुड पे फीस ऑन टाइम. अगर आपकी फीस टाइम पे नहीं होगी तो देन एक्सेस विल बी रेस्ट्रिक्टेड. नाउ व्हाट एक्सेस, आप जो पढ़ रहे हो या लेक्चर्स देख रहे हो, सो वो एक्सेस आपका स्टॉप किया जाएगा. इस तरह से हम ये वर्ड यूज करते हैं. तो यहाँ पे भी यही बताया है कि अवेलेबिलिटी तो है, चीज अवेलेबल है, पर उसको एक्सेस करना मतलब उसको हर एक तक रीच आउट हो पाए वो ट्राई करना है. अब बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, पूरे बड़ौदा में, पूरे गुजरात में, पूरे वर्ल्ड में कोने कोने में हर जगह पे आप देखो बस्ती कोई ना कोई रहता है, पर हर एक कोने कोने तक वो खाना पहुंचना चाहिए. कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं किसी कोने में कोई भूखा, कोई गरीब बैठा है, पर शायद हमको पता भी नहीं है. सो वो एक्सेस ही नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास सोर्सेस नहीं है. So we should also focus on the accessibility, that is reaching food to every person. Okay, Aksha, next word is affordability. मैम तो अफोर्डेबिलिटी, अगर कोई पुअर होगा तो वो इनफ न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अभी मेरे लिए राइस इम्पोर्टेंट है, वीक में नहीं खाऊंगा तो चलेगा, तो उसके जो न्यूट्रिशन है वो गिव अप कर देगा. लेकिन अगर उसके पास इनफ मनी होगी तो वो लो प्राइस पे दोनों खरीद सकता है. वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय अक्षा कि अफोर्डेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज आता है कि आपके पास पैसा होना चाहिए. देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो अफोर्ड करना बड़ी बात नहीं है, पर अगर पैसा ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो आप वो चीज परचेज कैसे करोगे? सो बहुत सारे लोग इंडिया में क्या फेस करते हैं कि उनके पास इनफ मनी न होने की वजह से उन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिलता. सफिशिएंट फूड नहीं मिलता तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलते, और प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलते हैं तो जो डाइट के नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. तो यहाँ पे मेन पर्पस है कि फूड सिक्योरिटी में वी शुड ऑल्सो इंक्लूड दैट फूड अवेलेबल तो है, एबिलिटी तो इंक्रीज किया है, पर इट शुड बी प्रोवाइडेड विथ अ वेरी लो प्राइस, विथ अ वेरी नॉमिनल प्राइस, सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन कैन अफोर्ड दी फूड आइटम्स, राइट? ओके. Next is self-sufficiency. Okay, so Jill, can you try what is self-sufficiency? मैम मतलब जैसे कि रीच है वो सेल्फ सफिशिएंट है कि वो लोग खरीद सकते हैं चीजें हाई प्राइस पे भी, और जो पुअर लोग हैं वो इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो लोग हर चीज खरीद सके, इसलिए उनको लो प्राइस पे रेशन कार्ड्स यूज करके चीजें खरीदनी पड़ती है. Okay, Jill, this term self-sufficiency, is it talking at individual level or country point of view?
इंडिविजुअली सेल्फ सफिशिएंट बनना है कि कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनना है? यस, कृति फ्रॉम ओपी रोड। मैं हाँ चलो, तुमने अनम्यूट कर दिया है तो यू कैन ट्राई। कंट्री को कंट्री को, सो कैन यू एक्सप्लेन दिस कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू सेल्फ सफिशिएंट हम कैसे बन सकते हैं? कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सब अगर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वो सब कम हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। पर सेल्फ सफिशिएंट के डिफरेंट वेज कोई ट्राई कर सकता है? एनीवन? आई वांट समवन न्यू। अक्षा, एनीवन? वॉलंटियर? नो वन? So then Aksha can try. मैम कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट ऐसे बनना है कि उसे देखना है कि सब फूड मतलब सब ग्रेन्स और वो सब वो खुद ही प्रोड्यूस करे। Yes. पोजीशन की इंपोर्ट करना पड़े हमें। यस, सो यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या है कि भाई हमको जो भी क्वांटिटी चाहिए, जैसे कि सीरियल्स है या व्हीट की बात कर रहे हैं, राइस की बात कर रहे हैं, पल्सेस की बात कर रहे हैं, जो भी ग्रेन्स हैं वो कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इंपोर्ट करना मतलब आप किसी और पे डिपेंडेंट हो। अगर हम ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री में वो चीज अवेलेबल ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमारी कंट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। कौन सी चीजों के लिए? कि जो भी चीजें सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है वो चीजों को हमको अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करना है और सेल्फ सफिशिएंट बनना है। नाउ दिस सेल्फ सफिशिएंट वर्ड इज वेरी फेमस। नरेंद्र मोदी के हर एक स्पीच में हमने बात की है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आत्मनिर्भर बनो। पर कौन सी चीज में? फूड अवेलेबिलिटी में। खाना भी आपको इंपोर्ट करना पड़े तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सो जितना पॉपुलेशन है उतना खाना, उतना फूड प्रोडक्शन आपको आत्मनिर्भर बन के अपने आप पे ही रखना है, सो दैट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेन डायमेंशंस ऑफ द फूड सिक्योरिटी। Now let's talk about the stages of food security in India. So there are 4 stages. Note down 4 stages of food security in India. अब यहाँ पे जो स्टेज 1 है, अब स्टेज 1 में उन्होंने क्या बताया है कि एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स की होना बहुत जरूरी है। तो चलो बताओ मुझे, सीरियल्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं? What comes under cereals? Anyone? सीरियल्स में क्या आता है? मैम कैन आई ट्राई? यस, मेज, व्हीट। ओके, व्हीट एंड राइस हम मेन लिख सकते हैं सीरियल्स में? यस और नो? यस। ठीक है, सो यहाँ पे मेन सीरियल्स की हम जो बात कर रहे हैं कि भाई जितनी भी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि उनको इनफ क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स मिलना चाहिए, दैट इज व्हीट एंड राइस। जो जिसका स्टेपल फूड है उसको इनफ क्वांटिटी उसकी दे दो। फिर जब आप सेकंड स्टेज में जाते हो कि फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट स्टेज अचीव कर लिया, तो सेकंड स्टेज पे आपको क्या ट्राई करना है कि भाई उनको सीरियल्स तो मिले ही मिले, पर उसी के साथ साथ उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ पल्सेस भी दिया जाए। सो सेकंड स्टेज में एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस मिलना चाहिए। अब जब आप थर्ड स्टेज में आते हैं तो थर्ड स्टेज में क्या करना है कि भाई इनफ क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स आपने प्रोवाइड कर दिया, इनफ क्वांटिटी ऑफ पल्सेस आपने प्रोवाइड कर दिया, तो अभी क्या करना है कि भाई मिल्क एंड मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप इंक्रीज करो, वो आप इनफ क्वांटिटी में सबको मिलने चाहिए, उस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। एंड इन द लास्ट स्टेज व्हाट इज गिवन, लास्ट स्टेज पे हमको ट्राई करना है कि भाई देखो सीरियल्स भी इनफ मिल गए, पल्सेस भी इनफ मिल गए, मिल्क प्रोडक्ट्स भी इनफ क्वांटिटी अवेलेबल है, सो नाउ यू शुड टारगेट ऑन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फिश है, एग है, मीट है, जिसका जैसा रिक्वायरमेंट। अब कोई बता सकता है कि ये स्टेज वाइज क्यों उन्होंने फोकस किया हुआ है? व्हाट इज द नीड ऑफ फोकसिंग स्टेज वाइज? क्यों ऐसा स्टेज वाइज हम फोकस कर रहे हैं?
क्यों हम पहले ही स्टेज 4 ट्राई नहीं कर रहे हैं कि भाई सभी लोगों को सीरियल्स भी मिलने चाहिए, पल्सेस भी मिलने चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए. व्हाई ओनली वी आर टारगेटिंग सीरियल? हमें इनकम के जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सीरीज भी बढ़ते हैं आगे. पर जय, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट के गवर्नमेंट को अवेलेबिलिटी करके देनी है. तो गवर्नमेंट तो सबका कर सकती है ना, उनको सभी दे दो, सीरियल्स भी दे दो, पल्सेस भी दे दो. यस अक्षा. मैम वो सर्वाइवल के लिए पहले सीरियल्स दे देते हैं, फिर पूरी पॉपुलेशन को पहले वो पहुंचा देते हैं, फिर उसके बाद पल्सेस ऐड करते हैं. यस, वेरी गुड. आप जब देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहता है कि भाई मैं पास हो जाऊं. पहले पास का ट्राई करेंगे, ठीक है. फिर सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गए, फिर कोई जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना उसके लिए ट्राई करेंगे कि भाई देखो इसमें मुझे 90 अप आने चाहिए. फिर चलो उसका टारगेट भी अचीव हो गया तो थर्ड स्टेज नहीं कि भाई मेरे को और एक सब्जेक्ट ले लेना है. और फिर लास्ट स्टेज आपका रहता है कि मेरा ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहना चाहिए. सो आप भी ऐसे स्टेज वाइज टारगेट रखते हो, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि स्टेज वाइज हमको क्या करना है, टारगेट करना है. पूरी पॉपुलेशन को जब सीरियल्स मिल जाते हैं इनफ क्वांटिटी, मतलब एटलीस्ट वो सर्वाइव कर सकते हैं. फिर जब सेकंड स्टेज पे आप आते हो तो सेकंड स्टेज पे आप धीरे धीरे इंक्रीज करते हो डिफरेंट आइटम्स एंड डिफरेंट क्वांटिटीज. सो एम आई क्लियर हियर? यस और नो? ओके, चलिए, बहुत ही सिंपल था. स्टेजेस ऑफ फूड सिक्योरिटीज इन इंडिया and there are 4 stages. पहले cereals, then cereal and pulses, then cereal pulses milk products, and then cereal pulses milk products, fruits, fish, vegetables and meat. चलिए, let's go to the next. अब yes, sorry, हाँ, yes. अब यहाँ पे एक बहुत ही जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है. यहाँ पे कुछ भी नोट डाउन करने जैसी चीज नहीं है. यहाँ पे एक सिंपल फैक्ट बताया गया है कि भाई जब हम इंडियन प्लानर्स जो थे, जो प्लानिंग में इंटरेस्ट रहते थे, एंड जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, उनको धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि भाई देखिए पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, फूड का अवेलेबिलिटी हम इनफ कर नहीं पा रहे हैं. तो ये बहुत ही एक डेंजर सिचुएशन फ्यूचर में अराइज होने का एक अलार्मिंग सिचुएशन था कि हम फ्यूचर में डेंजर में हो सकते हैं. और उन्होंने साथ ही साथ इंडियन प्लानर लोगों ने क्या नोटिस किया वो अबाउट द अदर कंट्रीज, की जो अदर कंट्रीज थे ना, वो उनके पास सरप्लस फूड था. और वो सरप्लस फूड जो था वो कब यूज करते थे कि कभी भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती थी या कोई वॉर जैसा कुछ हो जाता था, तो उस टाइम पे वो सरप्लस फूड यूज करते थे और इजीली वो सिचुएशन में से स्मूथली बाहर आ पाते थे. क्योंकि अभी देखिए, समझो कि फ्लड आ जाता है, ठीक है, तो फ्लड आ जाता है, बहुत सारी एरियाज ऐसी होती है जहां पे फूड अवेलेबिलिटी का अरेंजमेंट करना है. पर अरेंजमेंट करना है, फूड होना तो चाहिए. फूड होगा तो आप अरेंज करके उनको दोगे ना. तो हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम हो रहा था कि बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंट फूड का अराइज हो रहा था, जबकि दूसरी कंट्रीज में ऐसा नहीं हो रहा था. तो उस टाइम पे हमारा जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि दिस इज अ वेरी डेंजर सिचुएशन फॉर इंडिया, के अभी तो फूड एक नेसेसरी थिंग है और नेसेसरी थिंग का मुझे इंपोर्ट करना पड़ रहा है, विच इज नॉट गुड, विच इज वेरी डेंजरस, दैट वी आर डिपेंडेंट फॉर द सर्वाइवल ऑन अदर कंट्रीज. हम खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमको फॉरेन कंट्रीज का यहाँ पे हेल्प लेना पड़ रहा है. सो ये बहुत ही एक मिजरी, दुख की बात है. एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? किसी का अनम्यूट हुआ था, बट इट्स ओके, नो इश्यूज, राइट. सो यहाँ पे ये बहुत ही एक शेम की बात है कि जब आप फूड सिक्योरिटी को, फूड अवेलेबिलिटी करने के लिए आप इंपोर्ट कर रहे हो. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, उन्होंने क्या किया कि भाई वाटर से रिलेटेड, फर्टिलाइजर्स है, इरिगेशन से रिलेटेड, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट हमने पढ़ा, तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उस टाइम पे एक बहुत ही पॉजिटिव बात हुई कि धीरे धीरे हमारे जो फूड ग्रेन्स का क्वांटिटी है वो इंक्रीज होने लगा और इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ही कम हो गए. मतलब धीरे धीरे हमारी जो डिपेंडेंसी थी अदर कंट्रीज पे फॉर द फूड, वो हम एक्चुअली सॉर्ट आउट कर पाए टाइम टू टाइम.
अब यहाँ पे एक आपको खाली ईयर नोट डाउन करना रहेगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में भी आ सकता है. लेट मी रीड. यस, प्लीज लिखिए सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स बाय द ईयर 1976. मतलब 1976 की अगर हम बात करें, जब ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ, तो वो एक ईयर था जब हमारे इंपोर्ट्स में डिक्लाइन देखा गया, हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए. राइट, क्लियर, ओके. अब यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है सीरियल्स एंड पल्सेस का. सो जस्ट मैं यहाँ पे ओवरऑल, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमको फोकस करना है तो हम जस्ट ओवरऑल ये टेबल का जिस्ट करेंगे. आप यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन का जो कॉलम है, सो कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर देयर इज अ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अब प्रोडक्शन की बात करूं तो आप देखिए प्रोडक्शन भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. राइट, 209, 215. तो ये भी एक अच्छी बात है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा. अब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट्स कम हो गए. मतलब हमको फूड का इनफ क्वांटिटी का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में ही होने लगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स कम हो गए. इसी तरह से ये जो गवर्नमेंट स्टॉक मतलब यहाँ पे बात हो रही है बफर स्टॉक की. सो बहुत बार ऐसा भी होने लगा कि जो भी ईयरली प्रोडक्शन होता था, ईयरली प्रोडक्शन में से जब कुछ फूड ग्रेन्स बचते थे तो गवर्नमेंट परचेज कर लेती थी, और कभी कम होते थे तो मार्केट में फिर जो लास्ट ईयर का था वो गवर्नमेंट हमको अवेलेबल करके देती थी. सो चेंज इन स्टॉक भी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब सरप्लस की बात हो रही है यहाँ पे कि सरप्लस ऑफ फूड भी पर्टिकुलर ईयर्स में इंक्रीज हो रहा था. सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सिचुएशन. देन यहाँ पे आप फोकस कीजिए सीरियल्स पल्सेस की क्वांटिटी पे. अब सीरियल्स का नंबर अगर देखेंगे 366, 390, 400, 400 एंड लास्ट अमाउंट देखिए 444. तो यहाँ पे हम ऐसा भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ सीरियल्स भी हम सेल्फ सफिशिएंट थे, धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट हो रहे थे, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं थी. पल्सेस के केसेस में अगर आप देखोगे तो कंपेयर टू सीरियल्स, पल्सेस में हमारा कंडीशन इतना अच्छा नहीं है. सो दैट मींस पल्सेस में अगर आप देखेंगे तो हमारा जितना ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट सीरियल्स के फेवर में था, दैट इज व्हीट एंड राइस के फेवर में था, उतना पल्सेस के फेवर में नहीं था. तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में भी हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट कि सीरियल के लिए, जस्ट अ मिनट, दिस स्लाइड. ओके, सो यही चीज आप देखिए कि कुछ पॉइंट्स के तौर पे दिया हुआ है. जो आपने टेबल दिखा वही टेबल यहाँ पे सेंटेंसेस फॉर्म में लिखा हुआ है कि इंडिया में जो फूड ग्रेन्स का अवेलेबिलिटी था वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा था. तो सबसे पहले देखिए कि 1950-51 से लेके अगर हम 2013-14 की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, और ये प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मेन रीजन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन. अब उसी में अगर हम सीरियल प्रोडक्शन की बात करें तो सीरियल प्रोडक्शन का जो शेयर था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेटर था, जो हमने टेबल में भी देखा. और उसमें भी हमारे जो 2 सुपीरियर सीरियल्स है जैसे कि राइस एंड व्हीट, तो राइस एंड व्हीट का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही अच्छा था. सो इट वाज इन फेवर ऑफ व्हीट एंड राइस. क्लियर हो रहा है, यस और नो? यस मैम. ओके, चलिए एक ही मिनट. अब यही चीज आपने जो टेबल में देखी सीरियल्स के लिए एंड फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, वही चीज यहाँ पे कंटिन्यू की हुई है. और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कौन सी है, देखिए अगर आपके पास पैम्पलेट है तो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं. यहाँ पे आप देखिए उन्होंने बताया है कि फूड इंपोर्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे निग्लिजिबल होने लगे. क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन इतना अच्छा हो गया कि हमको इंपोर्ट्स करने की जरूरत कम पड़ी. सीरियल्स एंड पल्सेस में इंप्रूवमेंट जो हुआ, फूड अवेलेबिलिटी जो इंक्रीज हुई, पर यहाँ पे पल्सेस का जो अवेलेबिलिटी था वो इतना रिमार्केबल नहीं था. सीरियल्स एंड पल्सेस जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उसमें सीरियल इंक्रीज हुआ, पर उसी के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस जो था वो डिक्लाइन हो रहा था. राइट,
उसके बाद दिया है कि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे ये जो सीरियल्स का कंजम्पशन था वो डिक्लाइन होने लगा। बस यहाँ पे कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट नोट करने जैसी है कि इंडिया इन टर्म्स ऑफ सीरियल्स सक्सेस मिला, पर पल्सेस के केस में हमको इतना सक्सेस नहीं मिला। फिर आपको अगर याद हो तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2 जब आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2 के बाद हमको पल्सेस में भी रिमार्केबल चेंज देखने को मिला, राइट। सो यहाँ पे जस्ट खाली ये थोड़े फैक्ट्स आपको करने हैं। एनी डाउट स्टिल हियर? किसी को कोई डाउट है? राइट, ओके। आप सभी के पास पैम्पलेट है, तो जो जो हमने जस्ट हाईलाइट किया वही चीजों को आपको हाईलाइट करना है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज का क्लास हमारा बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एंड हियर आई एम डन विथ टुडेज टॉपिक। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि लेट मी स्टॉप द शेयरिंग। यस, अब इसमें एक चीज और फूड सिक्योरिटी में जो हमको करना बाकी है, I am waiting for the college material and I am dependent on some of the students. Once they send me, I will just see कि कॉलेज में अगर कुछ एडिशनल टॉपिक्स करवाए हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा वेट करूंगी एंड देन फाइनली मैं डिसाइड करूंगी कि जूम सेशन लेना है कि रिकॉर्डेड लेक्चर लेना है, राइट। अब इसमें फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ स्कीम्स जैसे मिड डे मील के बारे में आपको पता है? व्हाट इज मिड डे मील? ओके, एनीवन कैन ट्राई व्हाट इज मिड डे मील? मिड डे मील प्रोग्राम। Can I try? Yes, please. मैम गवर्नमेंट स्कूल्स में जो लंच जो टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। अच्छा, ऐसा क्यों करती है? मेन मोटिव ये था कि ताकि जो फैमिली अपने बच्चों को ज्यादा एनरोल करे, ताकि उनको उनके फूड खाने की टेंशन ना हो, इसीलिए। यस, कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैंने बहुत सारे ऐसे विजिट्स किए हैं एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पता है कैसे करते हैं वहां पे बच्चे के, जैसे स्कूल का टाइम 7 बजे होता है ना, तो 7 बजे नहीं आते और उनको फ्रीडम दिया जाता है। मतलब आप उनको डांट नहीं सकते क्योंकि उनका इतना अवेयरनेस नहीं होता है कि व्हाट इज पंक्चुअलिटी, व्हाट इज रेगुलरिटी, टाइम पे आना है। 9 बजे उठेंगे तो 9 बजे अचानक से दौड़ते हुए आएंगे, 10 बजे उठेंगे तो, पर दे विल मेक श्योर कि जब खाना मिले 10 बजे। जो अक्षय पात्र आपको पता होगा, बहुत सारे आपने वो उनके टेम्पोस वगैरह देखे होंगे जो सभी गवर्नमेंट स्कूल में खाना प्रोवाइड करते हैं। तो वो अक्षय पात्र की गाड़ी जब भी आती थी ना, तो सब अपने गांव में से खिड़कियों में से देखते थे कि खाना आ गया और ऐसी दौड़ लगा के आते थे सिर्फ खाना खाने के लिए। तो एनरोलमेंट वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि देखो पुअर फैमिली जो होती है वो खाना भी उनको प्रोवाइड नहीं, तो एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए कि एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। और फिर एक बार टीचर्स भी गवर्नमेंट स्कूल की बहुत स्मार्ट, जैसे ही बच्चे खाना खाने आएंगे ना उसके बाद उनको जाने ही नहीं देते थे, फिर उनको पढ़ा के ही छोड़ते थे। मतलब खाना खाने के लिए आ गए, फिर जाना है उनको तो छुट्टी नहीं देंगे उनको, तो फिर इस तरह से उनको एक्टिविटीज कराते थे और पढ़ाते थे। सो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब आप फूड सिक्योरिटी की बात करते हो तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, जो एक एजुकेशन में भी हेल्प करता है और प्लस जो बच्चे जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है वो स्कूल में आके खा सकते हैं। सो ये एक स्कीम बताई गई है। ओके, उसी तरह से अगर आप देखेंगे, जस्ट मैं खाली इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ, उसी के साथ साथ एक और चीज यहाँ पे एक और स्कीम थी। लेट मी जस्ट सी कौन सा स्कीम, आई फॉरगॉट द नेम। ओके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। एनीवन? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। मैम may I? यस प्लीज निधि। मैम मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता पर मैं ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ प्लीज। उसमें ऐसा कि चाइल्ड का डेवलपमेंट लाइक फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह उनको करवाना, उनको मैनर्स सिखाना। ओके ओके, एनीवन एल्स? मैम हाँ, उनको न्यूट्रिशन मिले इसलिए फूड प्रोवाइड करते हैं। हाँ ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? ओके,
अब जब आप इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हो तो आप मुझे जस्ट बता सकते हैं कि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है, कौन से ईयर से स्टार्ट होता है, कौन से ईयर से? मैम जब से बॉर्न होते हैं तब से ही। वेरी गुड अक्षा, वेरी गुड। सो डे 1 से जब बच्चा पैदा होता है तब से हम आपने देखा होगा छोटा बच्चा हर एक दिन में कुछ नया जल्दी ग्रो होता है, राइट? और 5 इयर्स तक तो बच्चे का जो ब्रेन है प्रॉपरली अच्छे से डेवलप होने लगता है। सो ये डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। एंड डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन, फूड। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्कीम में बताया गया है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट्स वेरी नेसेसरी दैट दे शुड हैव द न्यूट्रिशन एंड हेल्दी फूड। क्योंकि जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो ऐसा नहीं है जब बच्चा पैदा होगा उसी के बाद उसका डेवलपमेंट होगा। जो इनसाइड डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज ऑल्सो मस्ट। तो अगर आपको वो डेवलपमेंट देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको प्रॉपर फूड अवेलेबिलिटी करके देना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिया में केसेस ऐसे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज अ डेथ और मे बी प्री मैच्योर बेबी को खाना सफिशिएंट प्रॉपर फूड न मिलने की वजह से इन्फेंट का डेथ हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम जो मैं बात कर रही हूँ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में, उसमें मेन टारगेट यही था कि जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं या जस्ट आफ्टर मैटरनिटी उनको जो प्रॉपर हेल्दी फूड का अवेलेबिलिटी करके देना है वो होना ही चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, नाउ आई थिंक इसके बाद जो भी आएगा वो मुझे डिटेल में रिकॉर्डेड लेक्चर में। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से हियर दैट टुडेज वीडियो लेक्चर कैन नॉट बी अपलोडेड। आपने देखा होगा कि स्केड्यूल में दिया हुआ है बट देयर इज अ टेक्निकल एरर। आई जस्ट रिकॉर्डेड द होल लेक्चर but the audio is not working in that, so maybe technically I have to work it out, and once it's done I will message you in the group and then you will be able to see. That was all about the rural credit in India, right? So जो भी technical issue है once sort out हो जाएगा तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बता देना कि लेक्चर अपलोड, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उनको पता नहीं है, राइट? ठीक है, चलिए। सो आई विल नॉट टेक मच टाइम एंड इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, कुछ अगर शेयर करना है हार्ट टू हार्ट टॉक, सो यू कैन डू, अदरवाइज आई एम डन। मैम ऑफिस चालू है अभी? नहीं, ऑफिस तो नहीं चालू है अभी तक। आपको क्या कलेक्ट करना है? मटेरियल कलेक्ट करना है? हाँ, तो तुम्हें ना खुशबू एक काम कर सकते हो, जो रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर, प्रताप नगर ब्रांच, राइट? यस। हाँ, तो तुम्हें ना रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर को कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई आपको चाहिए तो कौन से टाइम पे आप जा सकते हो। बिकॉज आई थिंक कल तक लॉकडाउन था, पर इवन मुझे लेटेस्ट न्यूज नहीं है कि वेदर इट इज ओपन हुआ है कि नहीं, बिकॉज कल मैंने कुछ न्यूज वगैरह देखा ही नहीं है। सो आई डोंट नो कि अभी तक ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। सॉरी, किसी ने कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। ओके, चलिए ठीक है। कोई किसी को कुछ? हाँ मैम मैं थोड़ा आज लेट ज्वाइन हुई थी तो फर्स्ट 2 स्लाइड्स मेरी रह गई है, बस स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ, ओके ओके। कोमल इज देयर? कोमल, अच्छा। धवल? नो, okay, Komal is not there, Dhaval is not there, okay, no issues. ये मैंने स्लाइड शेयर कर लिया, कैन यू सी? यस मैम। ओके, ये मैम हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट, देन दिस इज सेकंड, यस मैम, डन, थर्ड डन एंड फोर्थ। ओके, आप लोगों को बातें करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैडम से बातें करने के लिए कुछ भी नहीं है, खाली हम क्या पढ़ाई की बातें करें ऐसा?
कुछ भी किसी को शेयर नहीं करना है? नो वन? ओके, चलो मैं सब बच्चे में से किसी से बात करती हूँ. कोमल इज देयर, आई कैन सी कोमल. कोमल फ्रॉम ओपी रोड, नॉट रिप्लाइंग. ओके, चलिए, आई थिंक आप लोग बहुत ही सिंसियर और साइलेंट बच्चे हो, खाली काम की ही बातें करते हो. ठीक है, सो नो इश्यूज. आई विल एंड द मीटिंग हियर एंड बाय एवरीवन. बाय मैम. ठीक है, एंड नेक्स्ट वीक का क्या बोला मैंने, याद रखना. रिवाइज कर वरना है ना यहाँ से ऐसे, समझ गए ना, बोलती नहीं हूँ, रिकॉर्डिंग है इसलिए. चलो बाय गुड डे बाय मैम. मैम. बाय बाय एवरीवन, बाय.